नमस्कार दोस्तों। तो चलिए बेरोज़गारी का जो हमारा टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बेरोज़गारी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने देख लिया है, इसके प्रकार वगैरह हमने इस पर चर्चा कर ली है अपनी पिछली क्लास में। अब हम देखते हैं भारत में बेरोज़गारी के कारण। ठीक है, कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि क्या कारण है भारत में जिनके कारण जो बेरोज़गारी है वो उत्पन्न होती है और बढ़ती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि दर का निम्न होना। जब आप भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारी आर्थिक समृद्धि की दर है वो काफ़ी निम्न है, और आर्थिक समृद्धि की दर निम्न होने के कारण जो नए उद्योग धंधे हैं इनका ये ज़्यादा नहीं लगते हैं। ठीक है, जब नए उद्योग धंधों की स्थापना नहीं होती है तो रोज़गार का सृजन नहीं होता है नए। ठीक है, तो इसके कारण जो लगातार एक वर्किंग पॉपुलेशन हमारे पास पैदा हो रही है। ठीक है, जो हमारी एक युवा शक्ति है जो तैयार हो रही है काम करने के लिए, तो उसके लिए जो है रोज़गार नहीं पैदा हो पाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि की जो निम्न दर है ये भी बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जनसंख्या में जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि होती है। तो जितना विकास या जितना आर्थिक समृद्धि की दर में जो वृद्धि होती है वो बेमानी हो जाती है जनसंख्या की वृद्धि दर के सामने। ठीक है, हम थोड़ा सा तो आर्थिक समृद्धि की दर को बढ़ाते हैं, पता चलता है उससे कई गुना ज़्यादा जनसंख्या हमारी बढ़ गई है। तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भी बेरोजगारी के लिए कारण है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जो शिक्षा प्रणाली है हमारे देश में वो रोजगार परक नहीं है। ठीक है, ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं है कि लोगों को रोजगार के लिए उसमें प्रेरित किया जाए या रोजगार के लिए उसमें प्रशिक्षित किया जाए। बस पढ़ाया लिखाया और डिग्री दे दी और बस हो गया। तो जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी हमारा दोषपूर्ण है। बचत एवं निवेश का निम्न स्तर, व्यापार धंधों के लिए हमेशा पूंजी की आवश्यकता होती है जो कि बचत से आती है। तो बचत का जो स्तर है वो बहुत निम्न है। जब बचत का स्तर निम्न है तो निवेश कहाँ से होगा? ठीक है, निवेश भी नहीं है भारत में भी निवेश नहीं है इतना, और बाहर से भी इतना निवेश हम आकर्षित नहीं कर पाते हैं। भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव, ये जो बढ़ी हुई जनसंख्या है या जो ये लगातार बढ़ती जा रही जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं भूमि पर एक दबाव बढ़ाती जा रही है, क्योंकि हमें पता है भूमि सीमित संसाधन है, भूमि को हम बढ़ा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आज 2 बीघे है तो कल 4 बीघे कर लेंगे, फिर 8 बीघे कर लेंगे, नहीं हो सकता। 2 है तो 2 ही होगा। तो अब लगातार जो बढ़ती जनसंख्या है उसका दबाव कहाँ पर आ रहा है? भूमि पर आ रहा है। ठीक है, तो भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी का कारण बन रहा है, क्योंकि पहले जो 2 बीघे ज़मीन पर एक व्यक्ति काम करके अपना परिवार पालता था, पता चलता उसके 2 बेटे हुए, वो 2 बीघा 1-1 बीघे में बढ़ गया, फिर उन दोनों के 2-2 बेटे हुए तो वो 1 बीघा आधे-आधे बीघे में बढ़ गया। बहुत सारे लोग मजबूरी में कभी बीमारी के इलाज के लिए कुछ अपनी ज़मीन बेच दी और वो भूमिहीन हो गए। तो जनसंख्या का बढ़ता हुआ जो दबाव है ये भी इसके लिए उत्तरदायी है। लघु एवं कुटीर उद्योगों का ह्रास, लघु एवं कुटीर उद्योगों के बारे में आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा रोजगार जो देते हैं वो हमारे लघु एवं कुटीर उद्योग देते हैं। ठीक है, लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता, अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहरों के लिए तरफ नहीं जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि उनकी जगह पे जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनको काम दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं लघु एवं कुटीर उद्योगों में ह्रास हुआ है, पर इनमें वृद्धि नहीं हुई है, जितनी वृद्धि होनी चाहिए उस तरीके से वृद्धि नहीं हुई है, तो इससे भी बेरोजगारी बढ़ी है। कृषि आधारित उद्योगों का अभाव, किसान खेती करता है, साल में जितना टाइम उसका खेती किसानी का काम है किया नहीं तो खाली बैठा है, बेरोजगार है। कृषि से संबंधित या कृषि से आधारित जो और उद्योग हो सकते हैं उनका अभाव है, लोगों के अंदर उनकी समझ नहीं है, या कहीं ना कहीं उन उद्योगों को लगाने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है उन संसाधनों की उपलब्धता नहीं है कि कोई किसान है और वो मधुमक्खी पालन कर ले, मत्स्य पालन कर ले। ठीक है, बहुत सारे व्यवसाय हैं जो आप खेती के साथ साथ कर सकते हैं। कृषि एक मौसमी व्यवसाय है, ये हमें आपको पता ही है कि साल भर इसमें काम नहीं है तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। रोजगार विहीन समृद्धि हमारी है। ठीक है, कि बस ग्रोथ रेट बढ़ती जा रही है पर उसके अनुपात में रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हमारी जो समृद्धि है उसको रोजगार विहीन समृद्धि कहा गया है। श्रमिकों की गतिशीलता का अभाव, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहते। ठीक है, उन्हें लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं है काम तो यहीं रहेंगे पर कहीं जाएंगे नहीं। नागरिकों में उद्यमशीलता का अभाव, हर व्यक्ति सोचता है नौकरी मिल जाए। ठीक है,
हर व्यक्ति ये सोचता है बस कहीं नौकरी मिल जाए, भले 5-6 हज़ार की मिल जाए पर नौकरी मिल जाए। लोगों में कहीं ना कहीं उद्यमशीलता का अभाव, व्यापार के नाम से वो डरते हैं, ठीक है, व्यवसाय के नाम से डरते हैं क्योंकि उसमें जोखिम होता है या और बहुत सारे गुण की आवश्यकता होती है जो कि लोगों में नहीं है एक व्यवसाय को स्थापित करने के लिए। नागरिकों में कौशल एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव, तो जो स्किल्ड लोग हैं उनकी बहुत कमी है हमारे देश में, लोगों का कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है, जो एक टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होती है उसका बहुत अभाव है। तो ये भी एक कारण है कि इसकी वजह से लोग बेरोजगार रह जाते हैं। अगर उनके अंदर कोई स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनको टेक्निकल नॉलेज दिया जाए तो शायद उनको रोजगार मिलने की संभावनाएं और बढ़ जाएं। अपर्याप्त रोजगार योजनाएं, और जो रोजगार को लेकर सरकार योजनाएं चला रही हैं वो भी अपर्याप्त हैं, वो पर्याप्त नहीं है देश में रोजगार पैदा करने के लिए। परंपरागत हस्तकला उद्योगों का ह्रास, बहुत सारे एरियाज के अपने परंपरागत उद्योग होते हैं। हस्तकला उद्योग मतलब जो हाथों से चीज़ें बनाई जाती, कहीं लकड़ी की चीज़ें, कहीं ऊन से बुनाई करके बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपके बनारस में रेशम की साड़ियाँ, तो वो छापा उद्योग होता है जिसमें वो करते हैं बुनाई। ऐसे बहुत सारी कलाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, पर उनका अब ह्रास हो रहा है क्योंकि उनको सही तरीके से उनको सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है। तो उस क्षेत्र में जो लोग कार्यरत थे, जो अपना काम कर भी रहे थे, अब वो भी बेरोजगार होते जा रहे हैं क्योंकि अब इस तरह की जो हस्तकलाएं हैं उनको उतना महत्व नहीं मिल रहा है या सही तरीके से उनकी मार्केटिंग नहीं हो रही है। जो ये आज की जो मौजूदा मार्केट है उसमें वो अपने आप को सर्वाइव नहीं करा पा रहे हैं। स्वरोजगार की इच्छा का भाव, ठीक है, जो मैंने पहले आप लोगों को बताया कि लोग खुद का रोजगार नहीं करना चाहते, नौकरी करना चाहते हैं। अब देखिए, नौकरी रहित समृद्धि, रोजगार विहीन समृद्धि, जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है, जिसको कि अभी हमने ऊपर एक पॉइंट के एक लाइन में से चर्चा की है। आर्थिक समृद्धि तब होती है जब देश में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि होती है, अर्थात उत्पादन के स्तर में वृद्धि होती है। उत्पादन के स्तर में वृद्धि दो प्रकार से होती है, ठीक है। जब हम आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं तो किस आधार पर करते हैं कि हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हो रही है, उसके स्तर में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो उत्पादन में वृद्धि भी कैसे हो सकती है? दो प्रकार से हो सकती है। पहला, अधिक रोजगार द्वारा, और दूसरा बेहतर प्रौद्योगिकी द्वारा। तो उत्पादन या तो लोगों के माध्यम से आप करा सकते हैं, लेबर लगाएंगे और लेबर फैक्ट्री में काम करेगी और उत्पादन बढ़ाएगी। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप बढ़िया टेक्नोलॉजी ले आइए, मशीनें ले आइए और लेबर हटाइए और मशीन लगाइए और सारा प्रोडक्शन करवा लीजिए मशीनों के माध्यम से। तो आर्थिक समृद्धि तभी अर्थपूर्ण सिद्ध होती है जब रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि होती है। तो पहला जो है अधिक रोजगार द्वारा, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं और तब आप आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करते हैं, तो ऐसी समृद्धि जो है वो न्यायपूर्ण समृद्धि कहलाती है, ठीक है। सही मायने में से हम आर्थिक समृद्धि कह सकते हैं क्योंकि इससे समाज में जो लोग हैं उनका भी उत्थान होता है, उनको भी रोजगार मिलता है, वो भी जीने खाने लायक बनते हैं, ठीक है। पर जब हम बेहतर प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादन को बढ़ाते हैं और लोगों को रोजगार नहीं देते हैं और मशीनों के माध्यम से 100 आदमी का काम करा देते हैं, तो फिर वहाँ पे उनको हम कमाने खाने का जो उनका रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। और बेहतर प्रौद्योगिकी द्वारा जब हम कोई आर्थिक समृद्धि प्राप्त करते हैं तो वो आर्थिक समृद्धि आपकी क्या कहलाएगी? अर्थहीन, ठीक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। कहने के लिए तो आर्थिक समृद्धि है, पर वो बिना रोजगार ना देने वाली आर्थिक समृद्धि है, उससे लोगों को किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिल रहा है। आर्थिक समृद्धि तभी अर्थपूर्ण सिद्ध होती है जब रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि होती है, मतलब जो और लोग हैं उनको काम मिले और वो अपना जीवन बेहतर कर सके, गरीबी दूर हो, तभी वो आर्थिक समृद्धि। अगर कोई कुछ 4 लोग देश में कमा के अरबपति, खरबपति और कौन कौन से पति बन रहे हैं तो वो आर्थिक समृद्धि नहीं है, ठीक है। जैसे आपके अंबानी हैं या आपके टाटा हैं या बिरला हैं, ये खाली भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी भूखी है, ठीक है, उसकी स्थिति इतनी खराब है कि वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पूरी कर सकती, बिना दवा के वो मर जाते हैं। तो भारत आपका वो है, भारत आपका ये नहीं है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आर्थिक समृद्धि में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं होती है, तो वो अर्थपूर्ण नहीं है, जिससे कि निर्धनता का सामना किया जा सके। और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तभी तो अपनी निर्धनता से बाहर आ पाएंगे,
जब उनके हाथ में 4 पैसे आएंगे तभी तो वो खाने के लिए अपने इंतज़ाम कर सकते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए इंतज़ाम कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य पे खर्च कर सकते हैं। तो वो जो निर्धनता का एक दुष्चक्र है, जब तक उनके हाथ में रोजगार नहीं आएगा, एक फिक्स इनकम नहीं आएगी, वो उससे बाहर अपने आप को नहीं निकाल पाएंगे। इसके बजाय यदि आर्थिक समृद्धि केवल बेहतर प्रौद्योगिकी द्वारा होती है तो यह अर्थव्यवस्था में सहभागिता की दर को सुधारने में अक्षम होती है। और अगर वही जब हम दूसरा वाला तरीका है बेहतर प्रौद्योगिकी, सिर्फ इसका यूज़ करते हैं कि मशीनें लाते हैं और धड़ाधड़ प्रोडक्शन करते हैं, तो इससे जो अर्थव्यवस्था में सहभागिता की दर है, जो पार्टिसिपेशन का जो परसेंटेज है, कि भाई एक इकोनॉमी सिर्फ 4 लोगों के लिए नहीं हो सकती, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, ये सारे देश की अर्थव्यवस्था है, तो इस अर्थव्यवस्था में सबकी सहभागिता होनी चाहिए, है ना, सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। तो अगर हम ये प्रौद्योगिकी के द्वारा अगर हम आर्थिक समृद्धि को तेज करते हैं तो सहभागिता की जो दर है उसको हम सुधार नहीं पाएंगे, लोगों का पार्टिसिपेशन हम बेहतर नहीं कर पाएंगे। ऐसी समृद्धि को ही नौकरी रहित समृद्धि, रोजगार विहीन समृद्धि, जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। और जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप समृद्धि प्राप्त करते हैं वो समृद्धि क्या है आपकी? नौकरी रहित समृद्धि या रोजगार विहीन समृद्धि आप उसे कहेंगे। नौकरी रहित समृद्धि वह स्थिति होती है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर तो बढ़ता है किंतु रोजगार के अवसरों में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं होती। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मशीनों का यूज करते हैं, रोजगार नहीं देते लोगों को। ठीक है, तो अब जब मशीन के माध्यम से काम होगा, लोगों को काम नहीं मिलेगा, तो ये तो आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में जीडीपी की ग्रोथ रेट भाग रही है, भाई इतना प्रोडक्शन हुआ, इतना हमने इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, ये लाया, ये बेचा। ठीक है, तो आंकड़े तो आपके भागेंगे, पर यथार्थ में धरातल पे जो लोग हैं उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि उनको कोई काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि उनका जीवन जो है उतना ही जो पहले जैसे था वैसे ही बना रह जाएगा। अतः बेरोजगारी बनी रहती है। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्यक्ष वृद्धि होती है, लेकिन यह वृद्धि प्रौद्योगिकी में सुधार द्वारा होती है। ठीक है, तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं होती, ये किसके माध्यम से होती है? प्रौद्योगिकी में सुधार के माध्यम से जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है उसमें आपको वृद्धि दिखाई देने लगती है। देखिए, ओकुन का नियम दिया है, ओकुन्स लॉ, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि ओकुन के नियम में क्या बताया गया है। ओकुन का नियम किसी देश की विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध बताता है। ठीक है, किसके बीच में? देश की जो विकास दर है, ग्रोथ रेट, और जो उसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इन दोनों के बीच संबंध बताता है ओकुन का नियम। इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है, और इन दोनों में कैसा संबंध पाया जाएगा? विपरीत संबंध पाया जाएगा। ओकुन के नियमानुसार यदि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में 3% की वृद्धि होती है तो उस देश की बेरोजगारी दर में 1% की कमी होगी। ठीक है, तो अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में उसकी जीडीपी में 3% की वृद्धि आप देख रहे हैं तो उसकी बेरोजगारी दर में 1% की कमी होगी, अगर ये सही मायने की वृद्धि है तो, सही मायने की समृद्धि में वृद्धि हुई है तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आपका जीडीपी बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो इस बात को दिखाएगा कि रोजगार भी बढ़ा है, हमने उत्पादन बढ़ाया है, तो उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने लोगों को काम भी दिया है। इसी प्रकार यदि किसी देश में बेरोजगारी की दर में 1% की वृद्धि होती है तो उस देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% की कमी होगी। और अब इसमें देखिए, इसका बता रहे ना कि इसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। तो अगर किसी देश की बेरोजगारी दर में 1% की वृद्धि होती है, मतलब 1% लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो मतलब कि उसकी जो जीडीपी है उसमें 3% की कमी आ रही है। मतलब अगर लोग काम से हट रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन है वो घट रहा है। ठीक है, जिससे कि जीडीपी में कमी आ रही है। तो ये ओकुन का नियम है, इसे अच्छे से पढ़ के समझिएगा, पूछा जा सकता है। अब देखिए, गरीबी सूचकांक, दुख सूचकांक, इस सूचकांक का आविष्कार ऑथर ओकुन द्वारा किया गया था। इस सूचकांक की मुख्य धारणा यह है कि बढ़ती बेरोजगारी दर और अपेक्षाकृत उच्च मुद्रास्फीति दर का आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि अगर बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, मतलब ज़्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं और मुद्रास्फीति की दर भी ऊंची है ज़्यादा, तो ये आपके आर्थिक विकास पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे आपका आर्थिक विकास बेहतर नहीं हो सकता।
यह सूचकांक किसी निश्चित समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर का योग होता है। अब देखिए बेरोजगारी के परिणाम कि जब बेरोजगारी बढ़ती है तो उसके क्या परिणाम झेलने पड़ते हैं। अत्यधिक बेरोजगारी अर्थात बेरोजगारी की उच्च दर किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में एक बड़ी बाधा है। ठीक है, तो पहले यहां पर आता है आर्थिक परिणाम। मानव संसाधन अर्थात मानव शक्ति का कुशलतम प्रयोग नहीं, मतलब जो आपके पास मानव संसाधन है, जो लोग काम करने के योग्य हैं, जिनके अंदर क्षमता है, योग्यता है, इच्छा है, वो आपका मानव संसाधन हुआ, पर आप अपने उस मानव संसाधन का कुशलतम प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वो बेकार रह जाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में कमी, जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती है पता चलता है कि लोगों को काम से निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन आपका जो उत्पादन है उसमें कमी आ रही है, तो उससे वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन है उसमें कमी आएगी। बचत एवं पूंजी निर्माण की दर में गिरावट आएगी, जब लोग नौकरी में नहीं होंगे, उनको नौकरी से हटाया जाएगा या नई लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं जो बचत और पूंजी निर्माण की दर है उसमें भी दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि हाथ में जब पैसा नहीं है तो सीधी सी बात है सेविंग का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है, और जब सेविंग नहीं होगी तो पूंजी निर्माण कहाँ से होगी, तो उसमें सीधे से आपको गिरावट देखने को मिलेगी। निम्न उत्पादकता की समस्या, उत्पादन की जो दर है वो निम्न हो जाएगी। आर्थिक समृद्धि की निम्न दर, और जब उत्पादन नहीं होगा, ठीक है, तो आपकी जो आर्थिक समृद्धि की दर है वो भी निम्न हो जाएगी, क्योंकि जीडीपी का भी उतना ग्रोथ नहीं होगा। सामाजिक परिणाम क्या देखने को मिलते हैं बेरोजगारी के कारण? जीवन स्तर की निम्न गुणवत्ता। अब जब लोगों के पास काम नहीं है, कोई इनकम नहीं है, तो वो एक निम्न स्तर का जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब वो अपने बच्चों को अच्छा खिला नहीं पाते, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं अवेल कर पाते, अच्छे कपड़े नहीं पहना पाते, तो बहुत सारी तरीके की समस्याएं उनके जीवन में आ जाती हैं। आय तथा संपत्ति के वितरण में असमानता, ठीक है, आय और संपत्ति का जो वितरण है उसमें आपको असमानता देखने को मिलेगी। किसी के पास है तो पता चलेगा किसी के पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नागरिकों के मनोबल में कमी आती है, जब उनके हाथ में पैसा नहीं होगा, इनकम नहीं होगी, आय नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं जो उनका मनोबल है वो गिरेगा। वर्ग संघर्ष, लोगों के बीच में अब एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संसाधनों के लिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सामाजिक अशांति, समाज में अशांति व्याप्त हो जाती है। सामाजिक कुप्रथाओं एवं गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा, गलत तरीके की जो चीज़ें हैं लोग उसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गैर कानूनी कामों में लग जाते हैं, चोरी डकैती, जो भी जिस तरीके से वो समझते हैं कि वो अपना जीवन चला सकते हैं उस तरीके के कामों में वो लग जाते हैं। भारत में बेरोजगारी दूर करने के संबंध में सुझाव। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो जो रोजगार के अवसर है उनको खाली आप सिर्फ एक ही सेक्टर उद्योग की ओर देख करके आप पूरा करने की कोशिश करेंगे तो संभव नहीं है। जितने भी क्षेत्र हैं उनमें सब में कोशिश करनी चाहिए। आपका कृषि क्षेत्र है तो कृषि के साथ साथ उससे जो संबंधित और उद्योग धंधे हैं उनको स्थापित करने पर बल देना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार पर, साथ ही साथ जो सेवा क्षेत्र है उसमें भी उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। लघु तथा कुटीर उद्योग जो छोटे छोटे होते हैं, छोटी जगहों पर आसानी से लग जाते हैं, तो आसपास के लोगों को वहीं रोजगार दे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के उद्योग धंधों को विकास पर बढ़ावा देना चाहिए। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि एवं पूंजी उत्पाद अनुपात में कमी की जानी चाहिए। श्रम की उत्पादकता एवं कुशलता में सुधार करना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में सुधार एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए। कौशल विकास हेतु कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। कौशल विकास आप लोग को पता ही होगा, स्किल डेवलपमेंट। कृषि क्षेत्र में बहु फसलों को बढ़ावा देना चाहिए कि किसान ज़्यादातर एक फसल लेकर के बैठ जाते हैं, ठीक है, उनको इतना नॉलेज नहीं होता है कि वो और भी कोई फसल उसके साथ लगा सकते हैं, ठीक है, कि साथ ही साथ कोई और फसल का लाभ ले लें, या जो खाली समय है उनका जिसमें कुछ नहीं कर रहे उसमें कोई चीज़ उपजा लें। तो बहु फसल को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही बागवानी व वाणिज्यिक फसलों को भी बढ़ावा देना चाहिए,
ठीक है। फल फ्रूट्स की जो खेती है वो बढ़ाई जानी चाहिए। मत्स्य पालन एवं पशुपालन आदि गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। सहकारी उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो सहकारी उद्योग हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्वरोजगार को बढ़ावा देना तथा स्वरोजगार में लगे लोगों को सहायता प्रदान की जानी चाहिए। जो स्वरोजगार है मतलब खुद का रोजगार है उसको बढ़ावा देना चाहिए। और अगर कोई स्वरोजगार करना चाह रहा है तो ऐसे लोगों को जिस प्रकार की भी सहायता की आवश्यकता है उनको वो उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वो खुद का रोजगार सृजित कर सकें। उत्पादन की तकनीक देश के संसाधनों एवं आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। जो भी प्रोडक्शन के लिए जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो देश के संसाधन और आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। अब हम मशीन लगा कर अगर प्रोडक्शन कर लेंगे और लोगों को काम नहीं देंगे तो फिर लोग कहाँ से कमाएंगे खाएंगे, है ना। तो हमारे देश की जो आवश्यकता है, हमारे देश में श्रम बल बहुत ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे बहुत ऐसी मशीन्स की आवश्यकता नहीं है जो श्रम बल के बिना ही सारा काम कर दें, ठीक है। तो हमें उस हिसाब से टेक्नोलॉजी का चयन करना चाहिए। पूंजी प्रधान तकनीक के स्थान पर श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। योजनाओं में रोजगार के कार्यक्रमों को महत्व देना चाहिए और जो योजनाएं बनती सरकार के माध्यम से उसमें ऐसे कार्य को महत्व देना चाहिए, कार्यक्रमों को जो कि रोजगार को प्रोत्साहन दे, ठीक है। अब देखिए बेरोजगारी से संबंधित सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम। तो पहला आपका कार्यक्रम आ जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम। 16 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 5 योजनाएं आरंभ की गई। इन योजनाओं का उद्देश्य औद्योगिक विकास और आसान व्यवसाय हेतु अनुकूल माहौल बनाना और श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकारी सहायता को बढ़ाना है, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अब देख लीजिए कार्यक्रम की 5 योजनाएं क्या हैं। तो समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, ठीक है, ए डेडिकेटेड श्रम सुविधा पोर्टल। इस पोर्टल के अंतर्गत लगभग 6 लाख फर्मों को श्रम पहचान संख्या अथवा लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो जो फर्म्स हैं 6 लाख उनको जो इसके माध्यम से श्रम पहचान संख्या अथवा लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। इन फर्मों को 44 श्रम कानूनों में से 16 के पालन के बारे में ऑनलाइन पत्र भरने की इजाज़त होगी। तो जो इस तरीके से रजिस्टर हो जाएंगी, ठीक है, श्रम पोर्टल पर, इनको क्या दिया जाएगा कि 44 श्रम कानून है तो 44 में से 16 को ये ऑनलाइन ही इसके बारे में डिटेल भर सकते हैं, ठीक है। एलायन वेब पोर्टल नियोक्ताओं के लिए एक विशिष्ट एलायन माध्यम के रूप में काम करेगा तथा नियोक्ताओं द्वारा वार्षिक रिटर्न की ई फाइलिंग की सुविधा भी प्रदान करेगा। शिकायतों का पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा और जो भी शिकायतें आ रही हैं पोर्टल के माध्यम से उनको जो है समयबद्ध रूप से उनका निस्तारण किया जाएगा। सार्वभौमिक खाता संख्या, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन, सार्वभौमिक खाता संख्या के अंतर्गत भविष्य निधि में योगदान करने वाले सभी लोगों के लिए ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एक सार्वभौमिक खाता संख्या होता है। इसके माध्यम से आप ऑनलाइन जा कर के जो भी आपकी भविष्य निधि में आपने जो कुछ जोड़ बचा रखा है उसकी आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कहीं किसी ऑफिस में जाकर चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें कर्मचारियों का अपना पोर्टेबल, परेशानी मुक्त और ऐसा भविष्य निधि खाता होगा जिस तक कहीं से भी पहुंचा जा सकता है। मतलब कोई भी कर्मचारी अपने अकाउंट को कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। पहले क्या था, इसके लिए आपको पीएफ ऑफिस जाना पड़ता था, वहां जाकर आपको पूछना पड़ता था कि मेरे पीएफ में कितने पैसे हैं, ठीक है, या मेरा पीएफ फलाना कंपनी में ट्रांसफ़र कर दीजिए। जैसे लोग जॉब छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं तो उनको अपना खाता ट्रांसफ़र करवाना पड़ता था। तो अब क्या कर दिया गया, सार्वभौमिक खाता संख्या, मतलब आप कहीं भी रहिए आपका खाता संख्या वहीं रहेगा। पोर्टेबल है, बड़ी आसानी से आप इसको मूव कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन कहीं से भी एक्सेस करिए। तो ये एक बहुत ही सुविधाजनक चीज़ जो है की गई है। आकस्मिक निरीक्षण योजना, रैंडम इंस्पेक्शन स्कीम। आकस्मिक निरीक्षण योजना श्रम निरीक्षण में पारदर्शिता लाने के लिए लाई गई है। निरीक्षणों की कंप्यूटरीकृत सूची आकस्मिक तरीके से तैयार की जाएगी, ठीक है। रैंडम
इंस्पेक्शन होगा इसमें, कि अचानक से कहीं जाएंगे और वहाँ का दौरा करेंगे, पहले से प्लान नहीं रहेगा। तो ये किसके माध्यम से सूची तैयार की जाएगी? कंप्यूटर के माध्यम से रैंडमली एक सूची तैयार की जाएगी, ठीक है, जो कि पहले से निर्धारित वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होगी। निरीक्षण के 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाएगा। और जो भी ऐसे फर्म है, इंडस्ट्री है, वहाँ पर अचानक से निरीक्षण किया जाएगा, देखा जाएगा कि श्रम कानूनों का कितना पालन किया जा रहा है, क्या वो कितने जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, और 72 घंटे के अंदर जो उनकी रिपोर्ट होगी उसको इंटरनेट पे अपलोड कर देंगे वो। प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना। सरकार प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना प्रशिक्षण के पहले 2 वर्षों के दौरान प्रशिक्षुओं को भुगतान किए गए मानदेय राशि का 50% लौटाकर निर्माण इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों को मदद करेगी, ठीक है। तो जो भी निर्माण इकाई हैं या जो प्रतिष्ठान है जो ये ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं, जो प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको पहले 2 वर्षों के दौरान प्रशिक्षुओं को जो भुगतान किया है उन्होंने मानदेय के रूप में, ठीक है, मतलब कि आपने ज्वाइन कराया, आपने नौकरी दी ट्रेनीज को, तो अब शुरुआत के 2 साल में आपने उनको जो भी सैलरी दी है उसका 50% सरकार उन निर्माण इकाई या जो भी प्रतिष्ठान है उनको वो वापस कर देगी, ठीक है, कि आपने एक ट्रेनी को अपने पास काम दिया और उसको आपने सैलरी दी, तो उसने काम तो किया आपके पास, पर तब भी आपकी मदद करने के लिए हम 50% आपको उसकी सैलरी का वापस कर रहे हैं। पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराना, जिनमें 2 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विवरण होगा। विदित है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम दरअसल मेक इन इंडिया विजन का ही एक अहम हिस्सा है, ठीक है। तो जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्षेत्र 2 होते हैं, एक संगठित होता है, एक असंगठित होता है, ठीक है। जो हमारी लेबर है वो 2 क्षेत्र में काम करती है, एक संगठित क्षेत्र में, एक असंगठित क्षेत्र में। कोई भी काम करने वाला व्यक्ति मजदूर ही कहलाएगा। अगर वो पैसा लेके काम कर रहा है तो सीधी सी बात है वो मजदूर है। पर अब हो सकता है कि कोई सरकारी बाबू बन के मजदूरी कर रहा हो और कोई कुल्हाड़ी चला के मजदूरी कर रहा हो, ठीक है। तो अब बस इसमें क्षेत्र का फर्क हो जाता है। असंगठित क्षेत्र वो होता है जहाँ पर लेबर लॉज लागू नहीं होते हैं, ठीक है, उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती श्रमिकों को, चाहे वो ESI हो, चाहे वो PF हो, ऐसी कोई सुविधा उनको सुरक्षा कवर नहीं होता है, कोई बीमा नहीं होता है कि उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उनको कोई लाभ नहीं मिलता। जो आप दिहाड़ी मजदूर आप देखते हैं, दुनिया जहान के तरीके के काम वो करते हैं, ठीक है, चाहे आप मिस्त्री देखिए, चाहे आप पेंटर देखिए, चाहे आप कारपेंटर देखिए, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। ये क्या है? ये असंगठित क्षेत्र में है, जो दुकानों पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको सिर्फ उनकी मेहनत का मेहनताना मिलता है। पर जब आप संगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ों का उसमें ख्याल रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराना है, जिसमें 2 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विवरण होगा, ठीक है। इन कार्यक्रमों से बड़ी संख्या में युवाओं के कौशल विकास का रास्ता साफ होगा। इसके साथ ही भारत द्वारा आने वाले वर्षों में काबिल कर्मचारियों की वैश्विक जरूरतों को पूरा करने का भी अवसर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मेक इन इंडिया जो है वो इसका विजन भी इसका एक अहम हिस्सा है। और ये कोशिश की जा रही है कि इसके माध्यम से जो स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है लोगों का, इसके माध्यम से भविष्य में जो स्किल जो लेबर है, ठीक है, उनकी जो वैश्विक ज़रूरत है, भारत की नहीं विश्व में ज़रूरत है, जो कि भाई लोगों को ज़रूरत होता है कि हमें नर्स चाहिए या हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ठीक है, वो आवश्यकता जो है भारत पूरा करेगा दुनिया की। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक मुख्य योजना है। इसके तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल किया गया, ठीक है। तो जो पाठ्यक्रम है उसमें सुधार किया गया है, शिक्षण प्रशिक्षण की जो विधि है उसको और बेहतर किया गया है, शिक्षकों पर भी जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं उन पर विशेष जोर दिया गया कि ट्रेनिंग देने वाले जो हैं उनकी भी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। व्यवहार कुशलता, व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, कहीं ना कहीं बिहेवियर पर भी फोकस किया गया है इसमें। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 20 मार्च 2015 को भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रमाणन योजना
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी दी गई। 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ किया गया। तो डेट वगैरह याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अब देखिए कार्यान्वयन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के दिशा निर्देशन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और उद्योग द्वारा तय मानदंडों पर आधारित होगा। तो जो ट्रेनिंग देंगे वो किस पर आधारित होगा कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, और जो उद्योगों ने जो मानदंड तय कर रखे कि भाई हमें इतना स्किल्ड आदमी चाहिए, इतनी तो स्किल डेवलप होनी चाहिए, तो उसके आधार पर ही लोगों का कौशल विकास किया जाएगा। प्रमुख घटक क्या हैं? लघु अवधि प्रशिक्षण, जो छोटी अवधि के प्रशिक्षण है। ठीक है, PMKVY प्रशिक्षण केंद्रों में ऐसे उम्मीदवारों को जो स्कूल या कॉलेज पहले छोड़ चुके हैं, ठीक है, मतलब इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी नहीं की है या कॉलेज पूरा नहीं किया है या बेरोजगार है, को लघु अवधि प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इन प्रशिक्षण केंद्रों पर राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन ढांचे के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा सॉफ्ट स्किल, उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो कौशल प्रमाणन तो करेंगे ही, इसके साथ साथ जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं वो डेवलप करेंगे, उद्यमिता के गुण डेवलप करेंगे, वित्तीय रूप से साक्षर बनाएंगे, डिजिटली साक्षर बनाएंगे। तो बहुत सारी ट्रेनिंग का काम इसके माध्यम से किया जाएगा। कार्य के अनुसार प्रशिक्षण की अवधि 150 से 300 घंटों के मध्य अलग अलग हो सकती है। अलग अलग काम की जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। तो 150 से लेकर 300 घंटों के मध्य जो है अलग अलग प्रकार की प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है। पूर्व सीखने की मान्यता। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को पूर्व से ही कार्य का अनुभव है और किसी कार्य से संबंधित कौशल है तो उसे इसके अंतर्गत मान्यता दी जाएगी। इसका उद्देश्य देश के अनियमित कर्मचारियों की दक्षता की पहचान कर उसे राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण ढांचे के साथ संलग्न करना है। मतलब कोई व्यक्ति पहले से ही किसी स्किल में अगर निपुण है, डेवलप है, तो यहाँ पर उसको एक बार उसका टेस्ट ले करके उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति इस स्किल में डेवलप है। ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, उसकी उस जो सीख है उसको मान्यता दी जाएगी। ठीक है, ताकि जो अनियमित कर्मचारी हैं उनकी दक्षता की पहचान की जा सके और उनको कहीं ना कहीं संगठित क्षेत्र में काम करने में ज़्यादा सुविधा हो। जैसे किसी बच्चे ने कहीं भी कंप्यूटर सीख रखा हो, मानिए काम करते करते उसने सीख लिया कहीं पर कंप्यूटर, अच्छे से उसको नॉलेज है, पर अब उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है जिससे कि वो सिद्ध कर सके, क्योंकि सर्टिफिकेट ही सिद्ध करता है कि आप कितने काबिल हैं, है ना। वैसे तो चाहे जितना नॉलेज हो आपके पास, पर डिग्री बताती है कि आप काबिल हैं कि नहीं है। तो फिर वो सर्टिफिकेट उसको अगर मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं वो जॉब के लिए ज़्यादा वो हो जाएगा कि हाँ भाई इसके पास सर्टिफिकेट है, इसके पास नॉलेज भी है, तो ये काम कर सकता है बंदा। ठीक है, विशेष परियोजनाएं। PMKVY के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं के लिए एक मंच का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है, जो विशेष क्षेत्रों, सरकारी निकायों, कॉर्पोरेट एवं उद्योगों में प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेंगी। कौशल और रोजगार मेला। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा प्रेस और मीडिया कवरेज के साथ प्रत्येक 6 महीने में एक कौशल और रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से PMKVY के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाया जा सके एवं लोगों की सक्रिय भागीदारी एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, तो जो कौशल और रोजगार मेला है इसके माध्यम से क्या 6 महीने में एक बार ये लगाया जाएगा कौशल एवं रोजगार मेला। इसमें होता क्या है कि कंपनियों को बुलाया जाता है, वो आती हैं और उन लोगों को वहाँ से उनकी जो आवश्यकता जैसे व्यक्ति उनको चाहिए वहाँ से वो हायर करती हैं उनको। ठीक है, और इसके माध्यम से जो PMKVY है इसके बारे में भी जागरूकता बढ़ाई जाएगी और जिससे कि लोगों की सक्रिय भागीदारी हो। ठीक है, और पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा सके। नियुक्ति दिशा निर्देश। ट्रेनिंग खत्म होने पर इन युवाओं को सरकार से एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो उन्हें रोजगार पाने और अपना भविष्य संवारने में मदद करेगा। ठीक है, तो जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो सरकार आपको एक सर्टिफिकेट देगी और वो सर्टिफिकेट ले करके आप कहीं भी जाएंगे तो भाई कह सकते हैं कि देखिए हमें ये काम आता है, हम रोज़गार जो आपके पास जॉब है उसके लायक है, तो आप हमें काम दे दीजिए।
तो अगर उससे काम भाई उनको मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य बेहतर हो जाएगा। PMKVY के अंतर्गत युवाओं को कौशल एवं प्रशिक्षण प्रदान कर कुशल कार्यबल का निर्माण किया जाएगा एवं इसके साथ ही रोजगार के अवसरों का सृजन करके उन्हें रोजगार भी प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग हैं, जो युवा लोग हैं, उनकी स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जाएगा। ठीक है, स्किल ट्रेनिंग पर काम करने के साथ साथ कुशल जो कार्यबल है, मतलब स्किल्ड जो वर्क फोर्स है, उसको तैयार किया जाएगा कि लोगों को ट्रेन किया जाएगा, ट्रेन करके एक स्किल्ड वर्क फोर्स का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि साथ ही रोजगार के अवसरों का सृजन करके उन्हें रोजगार भी प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। और सिर्फ ट्रेनिंग का काम नहीं करेंगे, ट्रेनिंग के साथ साथ उनके लिए रोजगार का भी इंतजाम करेंगे, रोजगार के अवसरों का सृजन भी करेंगे और उनको उनको रोजगार प्रदान भी करेंगे। निगरानी दिशा निर्देश, इसके अंतर्गत एक कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली SDMS भी तैयार की जाएगी, जो सभी प्रशिक्षण केंद्रों के विवरणों और प्रशिक्षण व पाठ्यक्रम की गुणवत्ता की जांच करेगी और उन्हें दर्ज भी करेगी। तो जो ट्रेनिंग के टाइम जो उनको पाठ्यक्रम दिया जाता है, ठीक है, जो चीज़ें दी जाती हैं प्रशिक्षण के समय, उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी भी निगरानी की जाएगी, या कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है उसकी भी निगरानी की जाएगी। प्रशिक्षण प्रक्रिया में बायोमेट्रिक सिस्टम व वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल की जाएगी। ये इस योजना की प्रभावशीलता के मूल्यांकन का मुख्य आधार होगा। बायोमेट्रिक सिस्टम मतलब हाजिरी जो लगती है स्टूडेंट्स की, ठीक है, तो वो बायोमेट्रिक होगी, फिंगर के माध्यम से होती है, तो इसमें धांधली होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। सेंटर पे जो लोग हैं, जो जा रहे हैं हर दिन सीखने, हर दिन जब वो अपनी क्या कहते हैं बायोमेट्रिक सिस्टम से जब अपनी अटेंडेंस दर्ज कराते हैं तो पता चलता है कि हाँ, ये व्यक्ति हर दिन आया है, इसने ट्रेनिंग ली है। फिर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी उस चीज़ को सिद्ध किया जाता है कि हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसको किस योजना का लाभ मिल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फोटो किसी की भेज रहे हैं, आ कोई रहा या नहीं आ रहा है, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं पारदर्शिता जो है इसमें बढ़ती है, प्रभावशीलता जो है योजना की वो ज़्यादा व्यापक होती है। शिकायतों के निपटान के लिए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र भी शुरू किया जाएगा। जो शिकायत है उनके निपटान के लिए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र, बहुत सारे शिकायतें भी आती हैं, लोगों को बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं, तो उनके लिए जो है प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र का भी शुरुआत होगा। उद्देश्य देखिए क्या है इस योजना का। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मुख्य रूप से श्रम बाजार में पहली बार प्रवेश कर रहे लोगों पर जोर दिया जाएगा, जो पहली बार काम करने आ रहे हैं, और विशेषकर कक्षा 10 व 12 के दौरान स्कूल छोड़ चुके छात्रों पर ध्यान दिया जाएगा। और जो ऐसे लोग हैं जो 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं किए, 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं किए, उनको इसमें विशेष रूप से उन लोगों पर इस योजना के तहत ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2016-20 तक 4 वर्षों के दौरान 10 मिलियन 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। नगद पारितोषिक कार्यक्रम के तहत तृतीय पक्ष आकलन संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन और प्रमाण पत्र के आधार पर औसतन 8,000 प्रति प्रशिक्षु नगद पारितोषिक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पारितोषिक है, नगद प्रति प्रशिक्षु दिया जाता है। ठीक है, कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015, केंद्र सरकार द्वारा 15 जुलाई 2015 को देश की प्रथम एकीकृत राष्ट्रीय नीति कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015 का शुभारंभ किया गया। यह नीति सफल कौशल रणनीति की कुंजी के रूप में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रभावी योजना बनाने को प्रयासरत है। उद्यमिता मतलब जो लोग अपना व्यवसाय स्थापित करते हैं। आप बहुत सारे स्टार्टअप्स देख रहे होंगे, आज के समय में बहुत प्रचलन में है। ठीक है, तो वो क्या है, उद्यमिता है। आप अपना कुछ स्थापित करते हैं, किसी के अंडर में जाकर ना काम करने के बजाय आप खुद किसी व्यवसाय या किसी उद्योग को स्थापित करते हैं। कौशल विकास पर पूर्ववर्ती राष्ट्रीय नीति का निरूपण 2009 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने किया था और नीतिगत प्रारूप को उभरते राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रुझानों के अनुरूप बनाने के लिए 5 साल बाद समीक्षा का प्रावधान किया गया था। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य देखिए इस योजना के। इस नीति का उद्देश्य उच्च मानकों सहित तेजी के साथ बड़े पैमाने पर कौशल प्रदान करते हुए सशक्तिकरण की व्यवस्था तैयार करना और उद्यमिता पर आधारित नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, तो जो बहुत उच्च मानक हैं,
तेजी के साथ जो है कौशल प्रदान करते हुए सशक्तिकरण की व्यवस्था तैयार करना, लोगों को सशक्त करना, ठीक है। और उद्यमिता पर आधारित नवाचार की संस्कृति, जो नए नए आइडियाज़ पर आजकल बिजनेस डेवलप हो रहे हैं, वो जो एक संस्कृति है उसको बढ़ावा देना। देश में सभी नागरिकों की स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए धन एवं रोजगार का सृजन कर सकें, और सभी जो नागरिक हैं उनको कहीं ना कहीं स्थायी आजीविका सुनिश्चित हो उनके लिए, ठीक है, कि आज काम है कल काम नहीं, आज रोजगार है कल बेरोजगार है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए धन एवं रोजगार का सृजन करना। वर्ष 2022 तक लगभग 40 करोड़ भारतीय युवाओं को उद्योग की मांग के अनुसार प्रशिक्षित करना। तो 2022 तक 40 करोड़ जो भारतीय युवा हैं, जो डिमांड है इंडस्ट्री की, अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग डिमांड होती है, तो उसके हिसाब से उनको ट्रेन करना और उनको रोजगार के लिए तैयार करना इसका उद्देश्य है। इस नीति के अंतर्गत भारत में कौशल विकास कार्यक्रम की दशा एवं दिशा तय करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक परिषद का गठन किया जाएगा। उद्देश्य प्राप्ति के 4 बिंदु। यह नीति वर्तमान खामियों को दूर करते हुए उद्योग से संबंधों को बढ़ावा देते हुए गुणवत्तापूर्ण विश्वसनीय प्रारूप के परिचालन, प्रौद्योगिकी को बल प्रदान करने और प्रशिक्षण के व्यापक अवसरों को बढ़ावा देते हुए कौशलों के लिए आपूर्ति एवं मांग को व्यवस्थित करने में सहायक है। तो इसके 4 बिंदु हैं कि जो भी नीति है, वर्तमान नीति में जो खामियां हैं उसको दूर करते हुए उद्योगों से संबंध को बढ़ावा देंगे, गुणवत्तापूर्ण विश्वसनीय प्रारूप का परिचालन करेंगे, प्रौद्योगिकी को बल प्रदान करेंगे, ठीक है, और जो भी ट्रेनीज हैं उनकी जो ट्रेनिंग है उसके लिए व्यापक अवसर बढ़े, उसको उस पर काम करेंगे, और कौशलों के लिए आपूर्ति मांग को व्यवस्थित करने में सहायक होगा, ठीक है, कि जो स्किल के लिए जो डिमांड और जो सप्लाई की जो व्यवस्था है उसको बेहतर करने में सहायक होगा। इस नीति के अंतर्गत निष्पक्षता पर ध्यान दिया जाता है, जो सामाजिक भौगोलिक रूप से हाशिए पर रहने वाले और वंचित वर्गों के लिए कौशल अवसरों को लक्षित करती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो है निष्पक्षता पर हम ध्यान देंगे, चाहे सामाजिक रूप से भौगोलिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं, ठीक है, चाहे समाज के स्तर पे आप कहिए, चाहे भौगोलिक रूप से कहिए जो हाशिए पर है, ऐसे लोगों को भी जो है हम वंचित जो लोग हैं उनके भी कौशल विकास का जो अवसर है उनको हम प्रदान करेंगे, उनको भी हम लक्षित समूह में लेकर आएंगे। इस नीति का लक्ष्य कम अपेक्षित मूल्य, औपचारिक शिक्षा से एकीकरण का अभाव, निष्कर्ष पर ध्यान देने का अभाव, प्रशिक्षण के लिए अच्छी बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षकों का अभाव आदि कौशल संबंधी प्रमुख बाधाओं को दूर करना है। उसमें जो और सारी जो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में जो भी दिक्कतें हैं कि बुनियादी सुविधा नहीं है, अच्छे ट्रेनर्स नहीं हैं, ठीक है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, अब पता नहीं ट्रेनिंग अच्छी हो रही है बेकार हो रही है, लोग कुछ सीख भी रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो जो ये सारी जो कमियां हैं उनको जो है इसके माध्यम इसको दूर करने की इसमें कोशिश की जाएगी। इस नीति में कौशल विकास एवं उद्यमिता कार्यक्रमों के तहत महिलाओं के विकास हेतु प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो कौशल विकास और जो उद्यमिता कार्यक्रम है इसके माध्यम से महिला विकास पर भी बल दिया गया है। इस नीति के अंतर्गत महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में औपचारिक शिक्षा प्रणाली के दायरे के भीतर और बाहर शिक्षित और समर्थ बनाने पर आवश्यक बल दिया गया है। इस नीति के अंतर्गत उद्यमियों को परामर्शदाताओं, सहायकों और ऋण बाजारों से जोड़ने, नवाचार एवं उद्यमिता संस्कृति को प्रोत्साहन देने, कारोबार करने को और ज़्यादा सुगम बनाने तथा सामाजिक उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु बढ़ावा दिया जाना शामिल है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बहुत सारे हैं, सफल कितने होते हैं ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। ठीक है, यह योजना ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP एवं प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY के विलय के पश्चात 15 अगस्त 2008 से प्रारंभ की गई। तो 2 योजनाओं का विलय करके ये आपका प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, ठीक है, 15 अगस्त 2008 से। इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख की क्रेडिट सीमा या ऋण सीमा है,
ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख है और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख तक की क्रेडिट सीमा या ऋण सीमा है। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र के सामान्य एवं विशेष अभ्यर्थियों के लिए सब्सिडी क्रमशः 15 व 25%, जबकि ग्रामीण क्षेत्र हेतु क्रमशः 25 व 35% है। ठीक है, सब्सिडी का क्राइटेरिया है यहाँ पे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होगी जिसका प्रबंधन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना है और प्रबंधन कौन कर रहा है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय कर रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एवं शहरी क्षेत्र में जिला उद्योग केंद्रों द्वारा होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में कौन कर रहा है इसका क्रियान्वयन? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। और शहरी क्षेत्र में कौन कर रहा है क्रियान्वयन? जिला उद्योग केंद्र कर रहे हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY की घोषणा 7 अगस्त 2016 को की गई थी और इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के जरिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार लागू कर रहा है। ठीक है, योजना के तहत सरकार नियोक्ता के योगदान का पूरा 12% का भुगतान कर रही है। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि EPF और कर्मचारी पेंशन योजना EPS दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो ये जो PF खाता होता है इसमें 12% जो है गवर्नमेंट इसमें अपनी तरफ से देती है। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि EPF और कर्मचारी पेंशन योजना EPS दोनों शामिल है। सरकार का यह योगदान उन नए कर्मचारियों के संबंध में 3 वर्षों के लिए है जिन्हें EPFO में 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद पंजीकृत किया गया हो तथा जिनका मासिक वेतन 15,000 तक हो। इस योजना का दोहरा लाभ है जहां एक तरफ नियोक्ता को प्रतिष्ठान में श्रमिकों के रोजगार का आधार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें योगदान दे रही है तो कहीं ना कहीं जो नियोक्ता हैं उनको एक सपोर्ट मिलता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर कर सकें। वहीं दूसरी तरफ श्रमिकों को बड़ी संख्या में ऐसे प्रतिष्ठानों में रोजगार मिलेगा। इसका एक प्रत्यक्ष लाभ यह भी है कि इन कर्मचारियों को संगठित क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा के लाभ उपलब्ध होंगे। तो जब जो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो लोग हैं वो डायरेक्ट लोगों को हायर करते हैं तो उनको फिर संगठित क्षेत्र के जो सामाजिक सुरक्षा के लाभ हैं वो भी मिलते हैं। ठीक है, जब वो ठेकेदार के थ्रू आते हैं, ऐसे आते हैं तो उनको ये सारे फायदे नहीं मिल पाते हैं। EPFO में पंजीकृत सभी प्रतिष्ठान लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रतिष्ठानों के पास श्रम सुविधा पोर्टल के तहत आवंटित श्रम पहचान संख्या होनी चाहिए। तो जो भी प्रतिष्ठान है वो EPFO में पंजीकृत हो सकते हैं। ठीक है, श्रम सुविधा पोर्टल के तहत आवंटित श्रम संख्या पहचान बस उनके पास होनी चाहिए, उसके आधार पे वो उसमें रजिस्टर हो सकते हैं। कर्मचारियों के पास आधार नंबर से जुड़ा एक वैध यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होना चाहिए, जो हमने पहले भी बात की थी। ठीक है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, चाहे आपका PF खाता कहीं भी हो, कुछ भी हो, आप ऑनलाइन उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसके माध्यम से सारी जानकारी ले सकते हैं वैध यूनिवर्सल अकाउंट के माध्यम से। उल्लेखनीय कि इस योजना से 14 जनवरी 2019 तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा है। योजना के दौरान लाभान्वित होने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या 1.24 लाख है। यह पूरी प्रणाली ऑनलाइन और आधार के जरिए चलाई जा रही है। इसमें आधार के जरिए आपको रजिस्टर होना होता है, आधार आपका इसमें कनेक्ट होता है। ठीक है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ये भी योजना देख लीजिए। अब इससे बेरोजगारी दूर होगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत कवर किए जाने वाले बीमित व्यक्तियों के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना नामक एक योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी नई नौकरी की खोज की स्थिति में राहत स्वरूप बेरोजगार व्यक्ति के बैंक खाते में राहत राशि का सीधा भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है, नई नौकरी खोज रहा है और रोजगार नहीं मिला है तो उतने टाइम में उसको सीधे उसके खाते में पैसे भेजे जाएंगे। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति नया रोजगार खोज रहा है उसे नगद लाभ उसकी पिछली नौकरी के 90 दिनों के औसत आय के 25% के बराबर दिया जाएगा। ठीक है, तो 90 दिन में आपने जो कमाया है पिछली नौकरी में, ठीक है, जैसे कि मानिए आप 10,000 रुपये कमाए हैं 90 दिनों में, तो उस 10,000 का 25%, ठीक, मतलब 2,500 रुपये के लगभग जो है
वो आपको एक बार दिया जाएगा। एक व्यक्ति के जीवन में एक बार ही इस तरह की मदद की जाएगी, ठीक है। बेरोजगार आप चाहे जितनी बार हो, कितनी बार हो सकता है आपकी नौकरी छूटेगी, फिर आप दूसरी नौकरी ढूंढेंगे, जब नौकरी ढूंढेंगे तो आप बेरोजगार होंगे उतने टाइम के लिए। पर सरकार की जो योजना है वो एक ही बार के लिए है कि आपको एक बार जो है वो मदद देगी। इस योजना से लगभग 3.2 करोड़ बीमित व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। यह योजना 1 जुलाई 2018 से प्रभावी मानी जाएगी। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 वर्षों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, ठीक है। आपको हमको लग रहा होगा कि 2,500 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, पर वास्तव में जो लोग होते हैं जो छोटे छोटे काम करते हैं उनके लिए 100 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर किसी स्कीम के तहत उनको 100 रुपये भी मिलते हैं तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। प्रधानमंत्री युवा योजना, यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE की पहल है। इसके अंतर्गत मंत्रालय 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 की अवधि में 499.94 करोड़ की परियोजना लागत से 3,050 संस्थानों के माध्यम से 7 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को उद्यमशीलता प्रशिक्षण और शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ठीक है। वही कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ये पहल है, ठीक है। और इतनी लागत के माध्यम से 3,050 संस्थानों के सहयोग से 7 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग का क्या स्तर होता है वो तो ईश्वर ही जाने। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से उच्च शिक्षा के 2200 संस्थान, 300 स्कूल, 500 ITIs और 50 उद्यमिता विकास केंद्र प्रधानमंत्री युवा योजना के अधीन शामिल है। यह योजना सूचना और संरक्षक नेटवर्क, क्रेडिट इनक्यूबेटर और एक्सीलेटर तक आसान पहुंच है और युवाओं के लिए एक मार्ग सृजन करने में सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री युवा योजना में उद्यमशीलता शिक्षा सिखाने की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रक्रियाएं शामिल हैं, ठीक है। तो योजनाएं बहुत है हमारे देश में, योजनाओं की कहीं से कोई कमी नहीं है। अगर पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते पेट भर जाएगा। काम लोगों को कितना मिलता है ये एक बहुत सोचने वाला प्रश्न है। ठीक है, अब आता है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। सबसे बढ़िया यही है वर्तमान समय में, तो बहुत लोगों को जिंदा रखेगी ये योजना, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से की गई, जबकि अधिनियम संसद द्वारा सितंबर 2005 में ही पारित हो गया था, ठीक है। तो शुरुआत कब हुई है? 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से हुई है। 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। आप लोगों ने खूब सुन रखा होगा मनरेगा। इस समय जितने मजदूर लौट कर आ रहे हैं अपने गाँव में वापस, तो उनको मनरेगा के माध्यम से कुछ काम देने की कोशिश की जा रही है। यह कानून किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे सभी वयस्क सदस्यों को जो अकुशल श्रम के लिए तैयार हों 100 दिनों के रोजगार, सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिनों का रोजगार की गारंटी प्रदान करता है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो परिवार हैं उनके सभी वयस्क सदस्य जो भी काम करने लायक सदस्य हैं अकुशल श्रम के लिए तैयार हों कि भाई हम कोई भी काम करेंगे अकुशल श्रम वाला, तो 100 दिनों का रोजगार जो है सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में 150 दिन का रोजगार की गारंटी देता है कि भैया आपको इतने दिन का काम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इस कानून में प्रावधान है कि लाभार्थियों में कम से कम 33% महिलाएं होनी चाहिए, और एक प्रावधान ये भी है कि जो लाभार्थी हैं उनमें कम से कम 33% जो है महिलाएं होनी चाहिए जिनको किसका लाभ मिले इस योजना का। इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है तथा लाभ प्राप्त करता इकाई परिवार है, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखिएगा। तो क्रियान्वयन कौन करता है? ग्राम पंचायत के माध्यम से होता है। लाभ प्राप्त करता कौन है? इकाई परिवार है। यह योजना रोजगार पाने के कानूनी अधिकार के रूप में शुरू की गई, अतः यह अन्य योजनाओं से भिन्न है। तो इसमें आपको एक कानूनी अधिकार मिलता है, ठीक है, कि आपको रोजगार दिया जाए।
ठीक है। अन्य योजनाओं में ये चीज़ नहीं आती, कानूनी अधिकार के रूप में नहीं, वो तो योजनाएं हैं, ट्रेनिंग है, कुछ दिन काम किए कुछ दिन छोड़े, पर ये कानूनी अधिकार के रूप में है आपका मनरेगा कि आपको रोजगार उतना दिन तो मिलना ही चाहिए। ठीक है। रोजगार पाने के लिए आवेदन के 15 दिनों के अंदर रोजगार दिया जाएगा तथा यह रोजगार श्रमिक के निवास स्थान से 5 किलोमीटर के भीतर उपलब्ध होगा। यदि कार्य इससे अधिक दूरी पर हो तो उसे परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा। 5 किलोमीटर के लिए भत्ता नहीं है, पर 5 किलोमीटर के ऊपर अगर आना जाना पड़ेगा तो परिवहन भत्ता भी उसमें जुड़ेगा। यदि इस समय सीमा के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया गया तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होगा, और अगर आप काम नहीं दे पा रहे हो, आपके पास कोई काम ही नहीं है, तो फिर आप उसको बेरोजगारी भत्ता दोगे। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY तथा काम के बदले अनाज योजना का इसमें विलय कर दिया गया है। ठीक है। तो आपकी 2 योजनाओं का विलय भी इसमें कर दिया गया है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज योजना। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना को विकास से संबंधित क्षेत्रों जैसे जल संभरण, गांवों में सड़क निर्माण इत्यादि में रोजगार प्रदान किया गया है। तो जो ग्रामीण अवसंरचना है कि जो आपके तालाब हो गए, जो गांव में जो रोडें होती हैं, उनको बनाने में इन मजदूरों का प्रयोग किया जाता है और वो उसके माध्यम से इनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मनरेगा से लाभ देख लीजिए। रोजगार में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं मनरेगा की वजह से रोजगार में वृद्धि हुई है कि लोगों को गांव में काम मिल जाता है। ठीक है। महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों का वित्तीय समावेशन, अब महिलाओं की क्योंकि इसमें भागीदारी ज़्यादा है भाई, जो लाभ प्राप्त हो समूह एक जो निश्चित इसमें जो निर्धारित किया गया है कि 33% महिलाएं हों, तो वित्तीय समावेशन होता है, आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं वो भी सबल होती हैं। न्यूनतम मजदूरी की सुनिश्चितता, एक न्यूनतम मजदूरी तो मिलनी ही मिलनी है कि इतने पैसे तो मिलेंगे, उससे कम पे तो काम नहीं होता मनरेगा में। रहन सहन के स्तर में सुधार, जब आय होगी तो जो लोगों का रहन सहन का स्तर है वो भी सुधरता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है। एक नोट है यहाँ पर देख लीजिए, वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग 4.6 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया था, जिसका कुल योग 177.8 करोड़ व्यक्ति दिवस बैठता है। इसमें महिलाओं की 54%, अनुसूचित जाति की 22% और अनुसूचित जनजाति की 17% भागीदारी थी। वर्ष 2013-14 से 2017-18 की प्रवृत्तियां यह दर्शाती हैं कि कुल सृजित व्यक्ति दिवस में महिलाओं की भागीदारी 50% से अधिक रही है। तो ये एक नोट है। तो आज की जो हमारी क्लास है बेरोजगारी की, वो यहाँ ख़त्म होती है। बेरोजगारी का टॉपिक आज यहाँ समाप्त हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।